Assalamualaikum class, how are you? I hope all of you are fine. The topic we are going to discuss today is hyperthyroidism. कल हमने डिस्कस किया था हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो सबको पता होगी कि इसमें क्या होगा कि TSH जो है, TRH है या T3, T4 और कैल्सिटोनिन की इंक्रीज़ हो जाएगी अमाउंट, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करेगा और थायराइड ग्लैंड काम करने की वजह से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी ग्लैंड की। उसके साथ साथ वो हार्मोन जो हमने इसके पढ़े थे T3, T4 और कैल्सिटोनिन, वो जो फंक्शन कर रहे थे वो भी इसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाकी तो हम देखते हैं कैल्सिटोनिन एक अहम फंक्शन था उसका कि ब्लड के जो लेवल था, जो कैल्शियम लेवल था वो कम कर रहा था और बोन्स में भेज रहा था। अब जब बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल, बहुत ज़्यादा कैल्सिटोनिन रिलीज़ होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट भेजेगा कहाँ पे, बोन्स में। कहाँ से निकाल के? ब्लड से। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा और बोन्स में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम के डिपॉजिट बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि नुकसानदेह है। पेशेंट वीकनेस फील करेगा, फटीग्ड फील करेगा, मूव नहीं कर सकेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। चलें हम डिस्कस करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म एक प्रीवलेंट, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस के बाद एंडोक्राइन की जो सेकंड मोस्ट अक्यूरिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें बहुत ज़्यादा थायराइड के जो ग्लैंड्स हैं, थायराइड के ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है और वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड में। चूँकि हमने जिक्र किया था कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है, वाइटल सिस्टम के ऊपर। तो जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा होंगे तो नॉर्मल बॉडी के फंक्शन एग्जिजरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे और हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो जाएगी। हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट का मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब जब मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज के ऊपर देखें तो हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फैट्स बहुत ज़्यादा इमल्सिफाई हो रहे हैं, लिपिड्स बहुत ज़्यादा इमल्सिफाई हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लिपिड्स की तादाद भी, क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बन सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो ग्रेव डिजीज़ में देखी जाती है। ग्रेव मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेव डिजीज़ की वजह से हाइपरथायराइडिज्म की एक्सट्रीम एक कंडीशन आती है। अब बेसिकली ग्रेव डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे तफसील से, लेकिन यहाँ मैं छोटा सा उसका ओवरव्यू दे दूँ कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मींस के वो डिसऑर्डर जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देती है। वो क्या करती है कि जो TSH जो हार्मोन है, जो कि हमने जिक्र किया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है इन रिस्पॉन्स टू TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो वो क्या करती है कि TSH की मिमिक्री करती है, उसकी नकल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो बिल्कुल TSH जैसी होंगी और वो बार बार आके थायराइड ग्लैंड को कहेंगे कि रिलीज़ करो हार्मोन रिलीज़ करो। तो TSH ऊपर से तो नॉर्मल आ रहा था, लेकिन एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवा रही हैं, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होगी। और ये मोस्ट कॉमन होता है वुमेन में, चूँकि ऑटो इम्यून जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं वो वुमेन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि वुमेन्स के अंदर जो X क्रोमोसोम है, जैसा हमने जिक्र किया था, दो जिक्र करेंगे आगे, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे बेसिकली कि जो फीमेल होती हैं उनमें XX 2 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में X एंड Y क्रोमोसोम होता है। तो अब बहुत ज़्यादा जब X क्रोमोसोम होंगे तो X में म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से क्या है कि उसमें जो फीमेल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, थायराइड टॉक्सिकोसिस। मतलब क्या हुआ कि थायराइड की टॉक्सिसिटी, ठीक है, इसमें हमारा जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर होगा। एक तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देख लें, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसकी होगी, नर्वसनेस फील करेगा, इरिटेबल होगा, ठीक है। अप्रीहेंसिव का मतलब ये है कि वो एक टेंशन कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, कि ऐसी कंडीशन जब हमें लग रहा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। उसके बाद क्या है कि
वो एक जगह नहीं बैठ सकेगा, उसकी पल्पिटेशन आएंगी, हार्ट रेट 90 से 160 बीट्स पर मिनट जा सकता है, सिस्टोलिक बीपी तेज़ हो जाएगा। चूँकि मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है, जब मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है तो बॉडी डिमांड कर रही है ज़्यादा ऑक्सीजन की, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, तो बीपी को भी बहुत ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा। उसके बाद हीट इंटॉलरेंस होगी, पेशेंट क्या करेगा कि पेस्पायर करेगा फ्रीली, उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, फ्लैशिंग होगी, सलमॉन कलर जो एक मछली का एक कलर होता है बिल्कुल रेडिश सा, उस तरह का कलर होगा। पेशेंट वार्म होगा, सॉफ्ट बिल्कुल होगा, मॉइस्ट, हमेशा आयली आयली रहेगा स्वेटिंग की वजह से। उसके बाद उसको ट्रेमर्स हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन के ऊपर जब अफेक्ट करेगा तो ट्रेमर्स हो सकते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है ऑक्सीजन की, तो ब्रेन के पास हो सकता है पॉसिबली ऑक्सीजन कम पहुँचे, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद एक्सोपथैलेमस जो कि एक आई की डिज़ीज़ है, उसको हम आगे देखेंगे भी। तो क्या है कि इसमें जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से अक्सर क्या होता है कि जो स्मॉल वेसल्स होती हैं उनके ऊपर भी अफेक्ट करती हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक शुरू हो जाएगा प्रोसेस, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, आँखें जो होंगी वो ऑर्बिट से, कंजक्टाइवा से बाहर आ जाएंगी। चूँकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, एपिटाइट इंक्रीज़ होगी, ठीक है, डाइटरी इनटेक भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वेट लॉस बढ़ जाएगा, अबनॉर्मल मसल की फटीग और वीकनेस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। और इसके बाद क्या होगा कि जो कैटेकोलामाइंस न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं मसल की मूवमेंट में, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मीन्स टू से कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, पेशेंट के मसल की मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये एक तो हमने देख लिया ग्रेव डिजीज़ हो गई, या टीएसएच का लेवल इंक्रीज़ हो गया किसी वजह से, थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गया किसी ट्यूमर की वजह से। तो दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है कि अगर रेडिएशन लग रही थी पेशेंट को, उसकी वजह से भी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है थायराइड ग्लैंड की किसी भी, या ट्यूमर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी वो प्रेस करेगा थायराइड ग्लैंड को, जिसकी वजह से वहाँ पे थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली हमने देख लिए कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होगी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, हीट पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ज़रा सी गर्मी में नहीं रह सकेगा, एपिटाइट बहुत ज़्यादा भूख लगेगी उसकी, लेकिन वेट लॉस होगा चूँकि जो वो खा रहा है वो एकदम से उसका हज़म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। डायरिया भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है, फ्रीक्वेंट स्टूल्स होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइजेशन हो रही है। जो नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी और अटेंशन स्पैन पेशेंट का क्या होगा, कम हो जाएगा। बाकी हमने देख लिया टैकीकार्डिया होगा, पल्पिटेशन, ट्रेमर के चांसेस बढ़ जाएंगे, हार्ट फेलियर, चूँकि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। वार्म स्किन होगी और एक्सोपथैलेमस होगा जो कि ग्रेव डिजीज़ की वजह से है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सोपथैलेमस है कि आइज़ जो प्रोट्रूड हो गई हैं बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की, तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा। जब हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो ग्लैंड क्या है, इनलार्ज हुआ हुआ है, ठीक है। चूँकि जो थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से मसल्स इनलार्ज हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। उसके बाद हम पल्पेट करके भी उसको देख सकते हैं ट्रैकिया की साइड पे, जो कि कॉर्टिकॉइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होता है ग्लैंड, हम उसको जज कर सकते हैं। सीरम टीएसएच लेवल पेशेंट का ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ऑस्कल्टेशन के दौरान हमें क्या फील होगा कि ब्रूइड्स या फिर जो आप कहते हैं कि थ्रिल फील होगा, चूँकि ब्लड वहाँ बहुत ज़्यादा मूव करेगा, वस्कुलरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चूँकि ब्लड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होने की वजह से, वहाँ पे एक हलचल मचने की वजह से वहाँ पे सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो इस वजह से हम ऑस्कल्टेशन के ज़रिए से थ्रिल या ब्रूइड साउंड्स को सुन सकते हैं। उसके बाद टीएसएच लेवल करवाएंगे, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर तो ये डिक्रीज़ है, प्राइमरी अगर हम डिजीज़ की बात करें, जैसा हमने कल देखा था कि जो डिजीज़ डायरेक्ट ग्लैंड से कंसर्न है वो प्राइमरी डिजीज़ कहलाती है। अगर प्राइमरी डिजीज़ है मतलब ग्रेव डिजीज़ की वजह से या फिर वहाँ पे ट्यूमर की वजह से, रेडिएशन की वजह से थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ एक्टिवेट हो गया है विदाउट द परमिशन ऑफ टीएसएच, विदाउट द इफेक्ट ऑफ टीएसएच, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डिजीज़। और उसमें टीएसएच लेवल उमूमन कम मिलेगा, चूँकि टीएसएच लेवल रिलीज़ कब होता है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ तब होता है जब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, T3 T4 कैल्सिटोनिन। तो अब वो बॉडी के अंदर पहले से ज़्यादा हैं, तो ब्रेन के पास मैसेज जाएगा ही नहीं कि वो टीआरएच रिलीज़ करे, और फिर पिट्यूटरी के पास मैसेज नहीं जाएगा, टीआरएच पिट्यूटरी के पास नहीं आएगा रिलीज़ करवाने के लिए, तो उसकी कंडीशन में टीएसएच भी कम रिलीज़ होगा।
बहुत ज़्यादा थायराइड होंगे, जो फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, T3 एलिवेट होगा अगर प्राइमरी डिजीज़ है उस सूरत में। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि TSH भी रेज हो सकता है। रेडियो आयोडीन 1 2 3 आई पेशेंट को देंगे, अब टेक करवाएंगे, थायराइड स्कैन करवाएंगे जिससे हमें थायराइड के ग्लैंड का पता चलेगा, साइज़ का, या फिर हम वहाँ पे हार्ट और कोल्ड जो नोड्यूल्स हैं उनको असेस कर सकते हैं। हार्ट नोड्यूल्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे जहाँ पे फ्री आइसोटोप्स बन रहे होंगे, और कोल्ड नोड्यूल्स वो होंगे जहाँ पे कम वस्कुलरिटी या कम हाइपर एक्टिविटी होगी, वो नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ कर रहे होंगे, तो उनको हम कोल्ड नोड्यूल्स कहते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने थायराइड की हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। डिपेंड करता है कि अगर TSH ऊपर से कोई पिट्यूटरी के अंदर या जो है हाइपोथैलेमस वहाँ पे कोई ट्यूमर बना हुआ है, उसकी वजह से TRH और TSH ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर डिजीज़ हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे कि वो ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू TSH या TRH। लेकिन अगर उसकी कोई डिजीज़ ग्लैंड से रिलेटेड है तो हम उस चीज़ को वो करेंगे, कम करेंगे। जैसा कि अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जो कि इम्यून को सप्रेस कर रहे होते हैं ताकि वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना करें। उसके बाद क्या है कि हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन 1 2 3 आई देंगे जो कि थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। एंटी थायराइड मेडिकेशन दे सकते हैं, और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर देंगे जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कम करेंगे ताकि हार्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए, हार्ट फेलियर की चांसेस कम हो जाएं। उसके बाद अगर सर्जरी की तरफ हम देखें तो सब टोटल थायराइडेक्टमी जिसमें 5 to 6% जो ज़्यादा अमाउंट है वो थायराइड की निकाली जाती है, थोड़ा सा थायराइड बॉडी के अंदर रख दिया जाता है नॉर्मल सिक्रीशन के लिए। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे 131 जो कि एक रेडिएशन थेरेपी है जो कि डिस्ट्रॉय करेगी किसको, ओवर एक्टिव थायराइड सेल्स जो वहाँ पे हैं जो T3 T4 को ज़्यादा रिलीज़ करवा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी। और जो ब्लड के अंदर इंटर होगी आयोडीन तो अकमुलेट होगी वो थायराइड ग्लैंड के अंदर। और क्योंकि आयोडीन का ज़्यादा फंक्शन हमने देखा था कि वो थायराइड में ही होता है, तो वो क्या करेगा कि जो थायराइड के एक्टिव सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी, उनकी जो मूवमेंट है, उनका जो फंक्शन है उनको कम करेगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि थायराइड हार्मोन की जो रिलीज़ है वो कम हो सकती है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि उसके अलावा हमने थायराइड स्ट्रॉम भी देखना है। थायराइड स्ट्रॉम का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना थायराइड ग्लैंड का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि थायराइड स्ट्रॉम जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में T3 T4 रिलीज़ होगा, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, हार्ट रेट, ये सारी रेस्पिरेशन, ये सारे सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और सारे एक वक्त ऐसा होगा कि उनकी एक लिमिट है, एक रेंज है जहाँ तक वो फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि अगर हम बात करें कि एक किसी भी चीज़ की बात कर लें, जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक 4 सीट्स बनी होती हैं, उसके ऊपर उतने ही बंदे बैठाए जा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो बियर नहीं कर पाएगी। सेम एज इट इज़ कि थायराइड हार्मोन जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी और बॉडी एग्जॉस्ट हो सकती है। तो इसलिए हमने थायराइड स्ट्रॉम को मॉनिटर करना है उस दौरान जब हम ये टेस्ट दे रहे होंगे। और कुछ पेशेंट को हमने क्योर करना है, एक थेरेपी से ही क्योर हो जाते हैं। 3-4 वीक्स तक जो सिम्टम हैं हाइपरथायराइडिज्म के सब साइड हो जाते हैं और उसके बाद क्या होगा कि थायराइड बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा। चूँकि TSH नॉर्मल अमाउंट में अब रिलीज़ नहीं हो रहा, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो जो एक नॉर्मल मैकेनिज़्म था वो डिस्टर्ब हो गया। बिलफर्ज 3 माह तक TSH बिल्कुल रिलीज़ हुआ ही नहीं है, थायराइड ग्लैंड खुद एक्टिव था, तो उसकी वजह से अब क्या है कि वो नॉर्मल मैकेनिज़्म भूल गया है। तो उस सूरत में हमने हाइपोथायराइडिज्म की तरफ भी पेशेंट जा सकता है, हमने उसको भी मॉनिटर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की, तो हम उसमें एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे जिसमें PTU है जो कि हार्मोन की सिंथेसिस को ही ब्लॉक कर लेता है। उसके बाद टेपाजोल है जो कि हार्मोन की सिंथेसिस को कम कर देता है, लेकिन ये PTU से ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए हम ज़्यादा PTU ही रेकमेंड करते हैं।
सकते हैं। सोडियम आयोडाइड देंगे जो कि थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट जो सप्रेसमेंट करेगा, जिसको हमने देख लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड देंगे जो क्या करेगा कि ये भी है कि हार्मोन की रिलीज़ को सप्रेस करेगा, कम करेगा बाय डिक्रीजिंग द वस्कुलरिटी टू द थायराइड ग्लैंड के थायराइड ग्लैंड की तरफ जो वसल्स जा रही हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसकी वजह से कुछ चांसेस हैं कि थायराइड की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम की जा सके। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, वो टिथ के ऊपर कलर कर देगा, स्टैन बन जाएंगे और उसके अलावा बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस ला सकता है। उसके बाद हम डेक्सामीथासोन देंगे, चूँकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है तो इसका मतलब ये है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट भी होते हैं जो जितने भी स्टेरॉइड्स हैं। तो चूँकि यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी का इशू है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हुआ हुआ है, इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है, तो उसको कम करने के लिए हम डेक्सामीथासोन या फिर स्टेरॉइड की थेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं कि गाइटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई ऐसा पेशेंट है जो एंटी थायराइड मेडिकेशन नहीं ले सकता किसी भी वजह से, अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कोई और एंटी थायराइड जो मेडिकेशन है उनसे किसी को एलर्जिक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सब टोटल थायराइडेक्टमी कर लेंगे जिसमें 5 to 6 पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। सर्जरी से पहले हम PTU देंगे अनटिल जो हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम हैं वो डिसअपीयर हो जाए। सर्जरी से पहले हम क्या करेंगे कि आयोडीन को यूज़ करेंगे वस्कुलरिटी को कम करने के लिए। पेशेंट को हम जो पेशेंट आयोडीन ले रहे होंगे उसमें हम आयोडीन की टॉक्सिसिटी भी देखेंगे, चूँकि आयोडीन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है और बॉडी के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स काज कर सकता है। सोडियम की वजह से क्या होगा कि आयोडीन की वजह से क्या होगा, आयोडिज़म के मतलब आयोडीन की अकोमोडेशन की वजह से बकल म्यूकोसा स्वेल हो सकते हैं, जो मुंह के अंदर म्यूकोजल लेयर है वो स्वेल हो सकती है। सलाइवा बहुत ज़्यादा होगा। कोराइजिया इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोजल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड कोराइजिया। और स्किन इरप्शन भी हो सकती है कि स्किन के ऊपर रप्चर बन जाएंगे, स्किन के ऊपर कर्व्स बन जाएंगे, कट लग जाएंगे, अल्सरेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हाइपरथर्मिया होगा, पेशेंट एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, एंग्जाइटी होगी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस because of the hyperactivity of metabolism and the decrease in level of oxygen and glucose toward the brain। उसके बाद अगर हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड मेडिकेशन हम देंगे जैसे वो प्रिस्क्राइब की गई होंगी फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से। PTU को हम PTU जब देंगे तो वो क्या करेगा कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर लेगा और उसकी सूरत में हमें हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स भी देखने होंगे। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देंगे जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करेंगे। मतलब क्या है कि जो हाइपर एक्टिव हुआ है पूरे सिस्टम वो हमारे जो नॉर्मल वाली कंडीशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आयोडीन कंटेनिंग मेडिकेशन देंगे जो कि इनहिबिट करेंगी स्टोर थायराइड हार्मोन को, जो स्टोर हुआ है उसको कम कर देंगी और हार्मोन की सिंथेसिस को उसके साथ साथ कम कर देंगी। और प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, इसीलिए हमने जिक्र किया कि हम इसको क्या करेंगे कि अगर इस तरह की पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है तो उसमें हम थायराइड ग्लैंड की सर्जरी कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्लाइंट जो कि रिसीव कर रहा होगा एंटी थायराइड मेडिकेशन उसको हम मॉनिटर करना है हाइपोथायराइडिज्म के लिए, जो किसी भी वजह से या ओवर मेडिकेशन से या ओवरडोज से हो सकते हैं, उनको हमने मॉनिटर करना है। पेशेंट को काम इन्वायरमेंट देना है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मिनिमाइज़ करना है क्लाइंट की एनर्जी एक्सपेंडिचर को बाय लिमिटिंग हिज एक्टिविटीज़, ठीक है, ताकि उसकी जो नीड है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट की, वो कम से कम हो जाए, ठीक है। उसको हम अल्टरनेट पीरियड ऑफ रेस्ट देंगे, उसको हम सुलाएंगे, बेहतर कोशिश करेंगे कि वो एक्टिविटी कम करे और रेस्ट को वो प्रमोट करे। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम देखेंगे क्योंकि पेशेंट मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिल रहा इंटेस्टाइन्स को, या फिर वो कम अमाउंट में है, कोई सोशियो इकोनॉमिक के हवाले से कोई पेशेंट इतना स्टेबल नहीं है तो उसमें चांसेस हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स कम लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लाइंट का मेंटल स्टेटस देखेंगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखेंगे और जो उसकी सेफ्टी है उसको हमने इंश्योर करना है
किस तरह के साइड रेल्स को ऊपर रखेंगे, पेशेंट के पास बल रखेंगे, पेशेंट के पास एक अटेंडेंट हर टाइम मौजूद रहेगा। उसके बाद हम आई को प्रोटेक्ट करेंगे, पैचेस ना बने, लुब्रिकेंट या आईलिड को टेप करके क्लोज कर देंगे ताकि एक्सोपथैलेमस के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे और हेमोडायनामिक पैरामीटर्स। हेमोडायनामिक पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि हमारा बीपी हो गया, जो कि डायनामिक्स से रिलेटेड हर वो चीज़ जो बॉडी के अंदर मूव कर रही है, चाहे वो हार्मोन है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो उसको हम नोट करेंगे कि वो कोई ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं हो रहा। ठीक है, एक्यूटली इल पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एक्यूट काज के साथ आता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आता है, तो उसमें हमने ये मॉनिटर करना होता है। और पेशेंट को हार्ट फेलियर को भी हम देखेंगे कि चूँकि हार्ट एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं तो हार्ट फेलियर पेशेंट को ना हो जाए। फैमिली को हम रीअश्योर करवाएंगे अब्रप्ट चेंजेस के क्लाइंट के बिहेवियर से रिलेटेड, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती है कि इसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। वो यही समझेंगे कि दिमाग के ऊपर असर हो गया या दिमाग का कोई मसला हो गया कि पागल हो गया बंदा। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि उसको क्लाइंट को रीअश्योर करना है, लेकिन फॉल्टी रीअश्योरेंस नहीं करनी, फिगर एंड फैक्ट्स पे बात करनी है कि इस तरह के कितने पेशेंट ठीक हो के जा चुके हैं हमारे पास से और कितने पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आई है, ताकि पेशेंट के लिए एक जो फैसला करना या फिर पेशेंट के जहन में ये चीज़ नक्श हो जाए। उसके बाद क्लाइंट को अगर सब थायराइडेक्टमी के लिए लेके जाना है तो प्रिपेयर करना है, जैसे वही कंसेंट फॉर्म, आईडी बैंड, उसकी काउंसलिंग, उसकी टीचिंग, उसको टीचिंग रिगार्डिंग दी चेंज इन बॉडी इमेज। ठीक है, उसकी जो फ्यूचर लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारा हमने पेशेंट को बताना है। अगर क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है थायराइड मेडिकेशन की तो हम क्या करेंगे कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिंग गाइटर, तो उसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिंग गाइटर बन सकता है, जो कि क्या काज करेगा कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, पेशेंट प्रॉपर तौर पे सांस नहीं ले सकेगा और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट ओवरव्यू में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म को, तो हाइपोथायराइडिज्म में सारे फंक्शन नॉर्मल हो रहे हैं, जो क्या है कि इंटॉलरेंस होगी कोल्ड में उसमें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है, थर्मिया कम हो रहा है, इस वजह से जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग, वो आगे की तरफ आई होगी। फेशियल और आईलिड के ऊपर एडिमा बन सकता है। ठीक है, जो डल ब्लैंक एक्सप्रेशन होगा कि वो बिल्कुल थकावट महसूस करेगा इसमें भी, और क्योंकि उसका टेम्परेचर भी डाउन जा रहा है, पेशेंट ठंडा पड़ा होगा, एक्सट्रीम उसको फटीग होगी, टंग उसकी थिक हो जाएगी और स्पीच उसकी कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगी उसको, नेल्स उसके बिल्कुल हेयर और नेल्स बिल्कुल क्या कह दें कि नाजुक हो जाएंगे, बहुत जल्दी टूटेंगे, हेयर लॉस भी हो सकता है, एपैथी के मतलब वो कोई चीज़ सेंस नहीं कर पाएगा, लिथार्जी होगी उसको, ड्राई स्किन हो जाएगी, उसकी मसल एक्स होंगी, वीकनेस होगी, मसल में पेन होगा और वीकनेस होगी। उसके बाद अगर हम हाइपरथायराइडिज्म में देखें तो वहाँ पे कोल्ड था, यहाँ पे हीट है, चूँकि हाइपर एक्टिविटी है तो वो हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, फाइन स्ट्रेट हेयर होंगे उसके। ठीक है, आइज़ बल्ज कर जाएंगी, एक्सोपथैलेमस की हमने जैसे बात की थी। ठीक है, फेशियल फ्लशिंग होगी, बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, जो वेस्कुलरिटी है वो तेज़ होने की वजह से, थायराइड ग्लैंड लार्ज होगा, टेकिकार्डिया में पेशेंट जा सकता है, उसका सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, चूँकि वो मूव करवा रहा है क्या ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, और जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट भी हो सकती है, और वेट लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, मसल वेस्टिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, चूँकि हमने पहले ही जिक्र किया था कि कैल्सिट्रिन का जो रोल है वो भी इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आज हमारा, कल हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे गाइटर और बाकी चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क। एंड अनदर थिंग कि काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन